दोस्तों नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे म्यांमार सीमा पर दीवार बनाएगी केंद्र सरकार। अमित शाह जी ने सील करने का लिया सबसे बड़ा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया क्यों उठा रहे हैं ये कदम। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पीओके से अयोध्या के लिए यानी राम मंदिर के लिए सरहद पार से भेजा पवित्र जल। बताएंगे दोस्तों कितनी मुश्किलात के साथ इन्होंने ये जल भेजा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के करीब आ रही तालिबान सरकार यूएई में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए भेजा है न्योता। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे तमिलनाडु में पीएम मोदी के काफिले को दिखाए काले गुब्बारे। उसके बाद दोस्तों क्या एक्शन लिया गया इनके खिलाफ, सबसे पहले बताएंगे। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार सीमा पर दीवार बनाएगी केंद्र सरकार। जी हां, भारत म्यांमार बॉर्डर को करेंगे सील। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया क्यों उठा रहे हैं ये कदम। आपको बता दें, भारत से लगे म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि म्यांमार से लगे देश के बॉर्डर को सील कराया जाएगा ताकि बेरोक टोक आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। केंद्र सरकार ने यह फैसला मिजोरम सरकार की सुरक्षा चेतावनी के बाद लिया है। मिजोरम सरकार ने केंद्र सरकार को म्यांमार के सैनिकों के बॉर्डर क्रॉस कर आने और यहां शरण लेने की घटना की जानकारी दी थी। राज्य सरकार ने केंद्र से यह मांग की थी कि यहां शरण लिए म्यांमार के सैनिकों को वापस भेजा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए भारत म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अनाधिकृत आवाजाही को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। असम पुलिस कमांडो पोजिंग आउट परेड में शाह ने कहा कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा को बांग्लादेश के साथ सीमा की तरह संरक्षित किया जाएगा। बॉर्डर की सुरक्षा निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोहियों के बीच काफी महीनों से जंग चल रही है। विद्रोही सशस्त्र समूह तमाम जगहों पर सैनिकों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। विद्रोहियों के उग्र प्रदर्शन से सैनिक भागकर लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा भारत के मिजोरम में साझा करती है। यहाँ बाढ़बंदी नहीं होने की वजह से मुक्त आवाजाही है और इसीलिए दोस्तों पिछले 3 महीनों में म्यांमार सेना के लगभग 600 सैनिक भारत में घुस आए हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब अमित शाह जी ने भारत म्यांमार बॉर्डर को सील करने का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, जो कि भारत के संप्रभुता अखंडता को बचाने के लिए सबसे बड़ा फैसला है। दोस्तों, भारत को सिक्योर सुरक्षित बनाने के लिए ये सबसे बड़ा फैसला है। क्या आप भी अमित शाह जी के इस फैसले का समर्थन करते हैं? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर पीओके से ब्रिटेन फिर अयोध्या। तनवीर ने पेश की मिसाल, राम मंदिर के लिए सरहद पार से भेजा पवित्र जल। जी हां, मुस्लिम शख्स ने राम मंदिर के लिए भेजा है खास तोहफा। पाकिस्तान से ब्रिटेन के रास्ते अयोध्या पहुंचा पवित्र जल। आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर प्रभु श्री राम के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इस बीच जो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दरअसल एक मुस्लिम युवक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में शारदा पीठ कुंड से पवित्र जल एकत्र कर इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन से भारत भेजा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शिव शारदा कमेटी कश्मीर बोले तो एसएससीके के संस्थापक रविंदर पंडिता ने कहा कि 2019 में हुए पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच डाक सेवाओं को रोकने के कारण पवित्र जल को इस लंबे रूट से भेजना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पीओके में स्थित शारदा पीठ के शारदा कुंड से तनवीर अहमद और उनकी टीम ने पवित्र जल एकत्र किया था। इसके बाद पवित्र जल को एलओसी के पार हमारे नागरिक समाज के सदस्य इस्लामाबाद ले गए, जहां से जल को ब्रिटेन में उनकी बेटी मगरिबी को भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, ये दिखाता है कि अगर आपके पास डीलिंग पावर है, आपके पास करने का रुतबा है, तो आप किसी भी मुश्किलात के सामना करते हुए वो कार्य अवश्य सफल कर पाएंगे। और दोस्तों, इस मुस्लिम शख्स ने ये कर दिखाया है। ऐसे में जय श्री राम आप लोग जरूर कहिएगा इस शख्स को। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के करीब आ रही तालिबान सरकार यूएई में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए भेजा न्योता। बताते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच जारी रस्साकशी के बीच अफगान तालिबान की नजदीकी भारत से बढ़ रही है। भारत की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और तालिबान सरकार के बीच बेहतर होते संबंधों की एक बानगी संयुक्त अरब अमीरात में दिखाई दी। जानकारी सामने आई है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने तालिबान के राजदूत को गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है। यूएई में भारत के एम्बेसडर संजय सुधीर ने वहां तालिबान सरकार के राजदूत बदरुद्दीन हक्कानी और उनकी पत्नी को गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता भेजा है। अबू धाबी में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके लिए यह न्योता भेजा गया है। भारत और अफगान तालिबान के रिश्तों में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो भारत और तालिबान के तेजी से करीब आने को
दिखाता है। भारत ने न केवल काबुल में बल्कि प्रमुख क्षेत्रीय राजधानियों में भी तालिबान नेताओं के साथ संबंध बनाए हैं। कुछ महीने पहले अफगानिस्तान का नई दिल्ली में दूतावास बंद होने और राजनयिकों के वापस जाने के बाद ये नई पहल दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में भारत के हितों को देखते हुए भारत सरकार तालिबान से संबंधों को बेहतर करने की ओर देख रही है। अब इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस निमंत्रण को लेकर? क्या आप इसका समर्थन करेंगे? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने दोस्त इजराइल को दिया तगड़ा बड़ा झटका, अलग फलस्तीनी देश का किया समर्थन, बाइडेन भी साथ। जी हां, इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद पर भारत और अमेरिका की ओर से अहम बयान आया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही है। भारत और अमेरिका के नेताओं की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीनी राज्य पर ऐतराज जता चुके हैं। नेतन्याहू ने फलस्तीनी संप्रभुता के प्रति अपने विरोध को दोहराते हुए कहा कि उन्हें फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने पर आपत्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल के पीएम पद पर रहते हुए फलस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण असंभव नहीं है। शुक्रवार को जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या नेतन्याहू के पीएम रहते हुए 2 राज्य समाधान संभव हो सकता है, बाइडेन ने कहा कि ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है और मुझे लगता है कि हम कुछ काम करने में सक्षम होंगे। एक दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि फलस्तीनी स्टेट के बिना क्षेत्र में इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियां हल नहीं होंगी। साथ ही गाजा के पुनः निर्माण की अल्पकालिक चुनौतियों को हल करने का भी फलस्तीनी स्टेट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने शनिवार को अपने फलस्तीनी समकक्ष डॉक्टर रियाद अल मलिकी से मुलाकात की। जयशंकर जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कंपाला में फलस्तीनी विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मलिकी से मिलकर अच्छा लगा। उनसे गाजा में चल रहे संघर्ष पर विस्तृत और व्यापक चर्चा हुई। मैंने उनसे 2 राज्य समाधान के लिए भारत का समर्थन दोहराया और संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि जयशंकर जी युगांडा में श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से भी मिले। जयशंकर जी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि कंपाला में NAM शिखर सम्मेलन के मौके पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे से मुलाकात करके खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमारी द्विपक्षीय पहलों की प्रगति के लिए उनके निरंतर मार्गदर्शन की हम सराहना करते हैं। जी हाँ, अगली खबर की ओर चले, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पर्थ में बनाया जाएगा ये राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का घर होगा। विशाल संरचना लगभग 721 फीट ऊंची होगी। श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में ये स्मारक परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 600 करोड़ है, 150 एकड़ में फैली होगी। ट्रस्ट के उप प्रमुख डॉक्टर हरेंद्र राणा ने बताया कि ये परियोजना मंदिर की पारंपरिक अवधारणा से परे है। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक संघ जो इस परियोजना की देखरेख कर रहा है, उन्होंने मंदिर को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक गतिविधियों को शामिल करने वाले एक बहुआयामी केंद्र के रूप में देखा है। दोस्तों, रिवर रोड से पहुंच योग्य मंदिर परिसर में एक मोमबत्ती पोर्च, चित्रकूट वाटिका और पंचवटी वाटिका उद्यान और एक प्रस्तावित राम निवास होटल जैसे प्रभावशाली तत्व होंगे। सीता रसोई रेस्टोरेंट, रामायण सदन, लाइब्रेरी और तुलसीदास हॉल जैसे सांस्कृतिक स्थापन व्यापक डिजाइन में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप एक बात समझिए कि जैसे कि यूएई में बैब्स का स्वामी नारायण मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि हिंदुत्व के लिए ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। उसको लेकर पूरे भारत में खुशी का माहौल बन गया था कि यूएई जैसे मुस्लिम देश में, सबसे बड़े मुस्लिम देश में मंदिर बनाया जा रहा है और उनको उद्घाटन करवाने के लिए पीएम मोदी को स्वागत किया गया था। यहाँ तक कि जब उस मंदिर की नींव रखी गई थी तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था। अब ऐसे में दोस्तों, यूएई के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने राम मंदिर बनाने का जो फैसला लिया है, वाकई में ये भारत के लिए डबल खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहा है। अब दोस्तों, आपका इस पर जवाब तो बनता ही है कि आखिर इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप लोग मोदी जी का नाम जरूर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मोदी जी के नेतृत्व में भारत तो आगे बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन दोस्तों विदेशों में भी ऐसा कौन सा चक्र चल गया कि अब हर कोई मंदिर बना रहा है विदेशों में? बताइएगा जरूर दोस्तों, क्या है सबसे बड़ा कारण, और साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चले, जहां 2 सरकारी स्कूलों में पहली बार हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, कैलिफोर्निया के स्कूल पाठ्यक्रम पर सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ, भारत के लिए एक और खुशी की खबर, अमेरिकी स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, सिलिकॉन वैली के रूप में लोकप्रिय अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई पर अहम फैसला हुआ है। फ्रेमोंट में बड़े भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है। यहाँ रहने वाले लोग अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी सिखाने की मांग कर रहे थे। कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में भारतीय अमेरिकियों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी को ऑप्शनल विषय के रूप में यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। फ्रेमोंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट यानी FUSD बोर्ड ने हिंदी की
की पढ़ाई के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और भारत के लिए गौरवान्वित वाली बात है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ईरान के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों के बीच भीषण गोलीबारी। जी हाँ दोस्तों, ईरान के बाद पाकिस्तान से अफगानी सेना की भिड़ंत हो गई है। तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी आर्मी के बीच कुनार बाजौर बॉर्डर पर भीषण गोलीबारी हुई है। अफगानिस्तान की ये कार्रवाई तेहरान द्वारा बलूचिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले और पाकिस्तान द्वारा ईरान पर जवाबी हमले के बाद की गई है। हालांकि तालिबानी लड़ाकों की गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी जारी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को डूडंड लाइन अलग करती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद कई दशकों के बीच है। शनिवार को एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक फेंसिंग की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान तालिबानी लड़ाके फायरिंग शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान की आज वो हालत हो चुकी है कि आगे कुआं तो पीछे खाई, इससे लड़े कि उससे लड़े। और दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण खुद पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने ही ऐसे बीज बोए हैं कि आज वो बीज उसके लिए नासूर बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मैं बातचीत के लिए हूँ तैयार। जी हाँ, आम चुनाव से पहले निराशाजनक संभावनाओं के बीच इमरान खान का बयान। बता दें, पाकिस्तान में आम चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इस बीच चुनावों से पहले बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। फिलहाल इमरान खान कई मामलों को लेकर रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात कर कहा कि मैं एक राजनेता हूँ। पिछले 19 महीनों से मैं कह रहा हूँ कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान, जिन्हें 2022 के अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव में हटा दिया गया था, उनको आम चुनावों की अगुवाई में लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल मई में खान को जेल हो गई। इसका असर उनके कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा। जी हाँ, अगली खबर की ओर चलें, इसी से जुड़ी, जहाँ पर अगर फिर मूर्ख बना तो मुझे खुद पर शर्म। जी हाँ, नवाज शरीफ के साथ गठबंधन की खबरों पर बिलावल भुट्टो का बयान। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष सब अपना प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को आम चुनावों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। विशेष रूप से पीपीपी पीएमएलएन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 16 महीने की सरकार में प्रमुख भागीदार थे, जिसका गठन अप्रैल 2022 में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद किया गया था। हालांकि जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पीपीपी अपने पूर्व गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ उग्र हो गई है। वो पीएमएल को बढ़ती महंगाई और अल्पकालिक सरकार में आर्थिक कुप्रबंधन के लिए दोषी ठहरा रही है। दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें, जहां पाकिस्तान और इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने लॉन्च की अपनी सोरैया सैटेलाइट 750 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में किया स्थापित। बता दें, ईरान ने शनिवार को कहा कि उसने सफलतापूर्वक अपनी सोरैया सैटेलाइट लॉन्च की है और इसे अब तक की सबसे ऊंची कक्षा में स्थापित किया है। ये सैटेलाइट लॉन्च तेहरान के उसी कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे लेकर पश्चिम देशों ने कहा है कि ईरान एक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जाने की ओर बढ़ रहा है। ईरान की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के हमले जारी हैं तथा हाल में ईरान और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे के देशों में हवाई हमले किए गए हैं। इन घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। जी हाँ, सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि सोराया उपग्रह को 3 चरणों वाले रॉकेट के साथ पृथ्वी की सतह से लगभग 750 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। हालांकि उपग्रह का उपयोग किस क्षेत्र के लिए है, इस बारे में तत्काल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रक्षेपण ईरान के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। अगली खबर बता दें, बॉर्डर एरिया में प्राकृतिक आपदाओं के पीछे कहीं भारत के दुश्मन तो नहीं, राजनाथ ने कहा, जांच की है जरूरत। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह पता लगाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है कि क्या इसके पीछे भारत के विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम संबंधित घटना नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न राज्यों के लिए सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा 670 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित एक पुल और 34 अन्य सीमा क्षेत्र बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगली खबर बता दें, शंख नगाड़ों से आगाज महिला सशक्तिकरण की गूंज, 26 जनवरी को पहली बार होगा ऐसा कार्यक्रम। जी हाँ, इस साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 75वां गणतंत्र दिवस समारोह काफी हद तक महिला केंद्रित होगा, जिसका मुख्य विषय भारत का लोकतंत्र और एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा कि पहली बार परेड की शुरुआत भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के साथ 100 महिला कलाकारों की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि परेड में पहली बार तीनों सेनाओं से सिर्फ महिलाओं की टुकड़ी भी मार्ग पर मार्च करते हुए दिखाई देंगी।
साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी महिला कर्मी शामिल होंगी। रक्षा सचिव ने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राम भक्ति में डूबे मॉरिशस के लोग राम भजन शेयर कर बोले पीएम मोदी ये अद्भुत हैं। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस एक दिन का समय रह गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के लोगों की ओर से गाए गए एक राम भजन और कथा को शेयर किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 20 जनवरी को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इस गाने को शेयर करते हुए लिखा कि मॉरिशस के अद्भुत लोगों ने अपनी परंपराओं को संरक्षित रखा है और इसमें कथा और भजन के माध्यम से राम भक्ति भी शामिल है। इतने वर्षों तक इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और भक्ति को फलते फूलते देखना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगली खबर बता दें, इसी से जुड़ी कि राम मंदिर में नहीं हुआ है एक भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल, इसरो ने भी की है इसमें निर्माण की मदद। जी हाँ, भगवान राम के लिए अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर वास्तव में पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का एक और मिश्रण बताया गया है। इसके कारण ये सदियों तक यूं ही खड़ा रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर 1000 साल से अधिक समय तक चलने के लिए बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के शीर्ष वैज्ञानिकों ने इसे एक प्रतिष्ठित संरचना बनाने में योगदान दिया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मंदिर के निर्माण में इसरो की भी उल्लेखनीय भूमिका है। और दोस्तों कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि श्री राम लला का जो मूर्ति है दोस्तों वो काले रंग में क्यों बनाया गया है, उस पत्थर से क्यों बनाया गया है, तो आपको बता दें कि उस पत्थर का नाम है कृष्ण शिला। और दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब कोई भी उस मूर्ति का अभिषेक करेगा, उस पर दूध चढ़ाएगा दोस्तों, तो दूध में किसी भी प्रकार की कोई चीज मिश्रित नहीं होगी और आप उसका आराम से भोग लगा पाएंगे और प्रसादी भी ले सकेंगे और साथ ही साथ वो मूर्ति लाखों साल तक चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह थी। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, तमिलनाडु में पीएम मोदी का काफिले को दिखाए काले गुब्बारे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को चेन्नई में जोरदार स्वागत हुआ था। वहीं युवा कांग्रेस के 3 सदस्यों ने उनके काफिले को ब्लैक बैलून बोले तो काले गुब्बारे दिखाए थे। इस घटना के बाद माउंट रोड थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता राजा विक्रमण समेत 2 अन्य कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के काफिले को काले गुब्बारे दिखाए थे, साथ ही नारेबाजी भी की थी। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने पीएम मोदी के आगमन के दौरान एससी विंग के अध्यक्ष सांसद रंजन कुमार सहित पार्टी के अन्य नेताओं को प्रिवेंशन कस्टडी में रखने के लिए पुलिस की आलोचना की है। अलागिरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं पुलिस के अपमानजनक व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने कानून और व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध करने की कोशिश करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। ऐसे कार्यों को लोकतंत्र विरोधी माना जाता है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इससे पहले पीएम मोदी जी देश के कई मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रामेश्वरम में समुद्र में पवित्र डुबकी भी लगाई। इससे पहले वो त्रिची में श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजा किया। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से पीएम मोदी जी को काले गुब्बारे दिखाए गए इन लोगों के द्वारा, ऐसे में इन पर क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां क्या बंगाल में फेल होगा इंडिया गठबंधन का प्लान, जिद पर अड़ी ममता बनर्जी, एकला चलो की राह पर है कांग्रेस। जी हाँ, आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले भाजपा से लोहा लेने वाली है, मगर गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई एकमत नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ठन गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बंद कमरे के पीछे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने बंगाल के सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पहले टीएमसी कांग्रेस को मौजूदा 2 सीटें ऑफर कर रही थी, मगर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की हालिया बैठक के बाद ये बात छन कर आ रही है कि बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अब कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टीएमसी क्या कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नेताओं ने इस मुद्दे पर बात की है, मैं चुनाव लड़कर और जीतकर यहाँ पहुंचा हूँ। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर नीतीश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, शिक्षा विभाग से चंद्रशेखर की छुट्टी, 3 मंत्रियों के विभाग बदले। जी हाँ, बिहार सरकार ने शनिवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। नीतीश कैबिनेट में 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। ये मंत्री चंद्रशेखर, आलोक मेहता और ललित यादव हैं। अभी तक शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे चंद्रशेखर अब गन्ना विकास विभाग को देखेंगे। आलोक मेहता को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री ललित यादव को भूमि राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बताते चले कि ये सभी मंत्री आरजेडी कोटे के हैं। ललित यादव के पास पहले से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे चंद्रशेखर की छुट्टी कर उनकी जगह आलोक मेहता को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। चंद्रशेखर का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ लंबा विवाद रहा है। के पाठक लंबी छुट्टी के बाद आज से 1 दिन पहले काम पर लौटे थे। अगली खबर बता दें, ईडी की 7 घंटे की पूछताछ के बाद बोले हेमंत सोरेन, कहा हम किसी से डरने वाले
वाले नहीं। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ की है। रांची के बड़गाई अंचल के जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री से शनिवार को ईडी की पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली है। शाम 8:20 पर ईडी के अफसरों की टीम सीएम आवास से बाहर निकली। सूत्रों की माने तो इस मामले के कुछ बिंदुओं पर उनसे दोबारा पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ पूरी होने के बाद सीएम सोरेन अपने आवास से निकले और बाहर जमा समर्थकों से कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हर वाजिब सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने समर्थन जताने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां प्राण प्रतिष्ठा पर असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट, बड़ी बयानबाजी। कहा मुसलमानों ने 500 साल पढ़ी नमाज उनसे सिस्टमैटिक ढंग से छीन ली गई बाबरी मस्जिद। जी हाँ, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से सिस्टमैटिक तरीके से बाबरी मस्जिद को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार 20 जनवरी राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नैरेटिव को चुनौती देते हुए दावा किया बाबरी मस्जिद को सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था, जबकि वे वहां 500 साल से नमाज पढ़ रहे थे। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी और फिर उन्हें निकाला नहीं गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उस समय वहां के कलेक्टर नायर साहब थे, उन्होंने मस्जिद बंद करवा कर वहां पूजा शुरू करवा दी। इसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए। इतना ही नहीं, बूटा सिंह ने शिलान्यास कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से वादा करने के बाद बीजेपी और संघ परिवार ने मस्जिद को शहीद कर दिया। ओवैसी ने कहा कि जब विश्व हिंदू परिषद का गठन भी नहीं हुआ था। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों राम मंदिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी की बौखलाहट में एक अलग ही तरीके का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी ने कहा ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने सारा पैसा राम भक्तों ने दिया, रोजाना मिल रहा है इतना दान। जी हाँ, सदियों के इंतजार के बाद वो समय आ गया है जब दुनिया भर में फैले करोड़ों राम भक्त भव्य राम मंदिर में अपने प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और हर कोई दर्शन कर सकेगा। सोमवार को देश भर में लोगों से राम ज्योति जलाने का आग्रह किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मंदिर को अंदर से बेहद भव्य तरीके से सजाया गया। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि लोगों के द्वारा आई है, ना कि केंद्र के द्वारा, ना ही राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जो अयोध्या 22 के बाद जानने वाले हैं, अयोध्या धाम में 51 स्थानों पर 22,000 से अधिक वाहनों की होगी पार्किंग। बहुत अच्छी की गई है व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।